हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट युवराज सिंह। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग यूरिस्प्रूडेंस में ज्यूरिस्टिक्स पर्सनालिटी पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं विधिक व्यक्तित्व बोलते हैं। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। इसको पहले विधिक व्यक्तित्व में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पे पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि विधिक व्यक्तित्व में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहले हमको क्या पढ़ना है कि विधिक व्यक्तित्व के जो समान नियम बताए गए हैं इसके बारे में जानेंगे। पहले नंबर में क्या बताया गया है, परिभाषा खंड बताई गई है कि विधिक व्यक्तित्व की किस ज्यूरिस ने क्या क्या बताया है, परिभाषा खंड दी गई है। दूसरे नंबर में पढ़ेंगे कि विधिक व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे। तीसरे नंबर में पढ़ेंगे कि विधिक व्यक्तित्व में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। चौथे नंबर में आता है कि विधिक व्यक्तित्व में कौन नहीं आता है, इसके बारे में समझेंगे। पांचवें नंबर में ये कहा गया है कि निगमित व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत, ये जो बताए गए हैं, ये पार्ट दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आज अगर पढ़ाते तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से ये पार्ट जो फर्स्ट है और इसी का एक पार्ट और होगा, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि ज्यूरिस्टिक्स पर्सनालिटी, विधिक व्यक्तित्व क्या है। देखिए, विधिक व्यक्तित्व जो होता है, इसको पर्सनालिटी हम लोग आम समान बोल चाल की भाषा में समझते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। तो पर्सनालिटी जब हम लोग जैसे देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है या बैठ रहा है या जा रहा है या बोल रहा है, या उसके चलने का तरीका या उसको समझाने का तरीका, वह देखने में या उसको स्मार्ट लग रहा है, तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग यही समझते हैं क्या यार इस व्यक्ति की पर्सनालिटी है। यही कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति जैसे बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है या बोल रहा है, या उसको बात करने का तरीका उसका कैसा है, तो हम लोग यही कहते हैं क्या यार इस व्यक्ति की क्या पर्सनालिटी है, यही कहते हैं। तो इसमें ये कहेंगे कि विधि की नज़र में, विधि की नज़रों में क्या उसकी पर्सनालिटी है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब विधि के अनुसार जिस व्यक्ति को उसकी अधिकार और कर्तव्य उसको निखारने के लिए जिस व्यक्ति को दे दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको विधिक व्यक्तित्व कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जब कोई विधि के अनुसार जिस व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य सौंप दिए जाते हैं, तो वह विधिक व्यक्तित्व कहलाता है, वो विधिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। जैसे हम ये कह सकते हैं, अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि क्या हम विधिक व्यक्तित्व सबको मानेंगे, नहीं, हम विधिक व्यक्तित्व सबको नहीं मानेंगे। विधिक व्यक्तित्व हम उसी व्यक्ति को मानेंगे जिस व्यक्ति को विधि के अनुसार अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं, उसको हम विधिक व्यक्तित्व मानेंगे, उसको हम विधिक व्यक्तित्व कह सकते हैं। बात यह आती कि पहले इसमें आता है कि विधिक व्यक्तित्व। देखिए, व्यक्तित्व पे ही पहले क्या आता है, व्यक्ति शब्द आता है। तो पहले हम व्यक्ति को पढ़ेंगे, इसके बाद व्यक्तित्व पढ़ेंगे। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि विधिक व्यक्तित्व, ये जो व्यक्ति शब्द आया है, ये पहले व्यक्ति है, फिर इसके बाद व्यक्तित्व शब्द आया है, तो व्यक्तित्व शब्द आया है। देखिए, व्यक्तित्व शब्द क्या होता है, व्यक्तित्व शब्द ये होता है कि जब कोई किसी विधि के अनुसार जिस व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित कर दिए जाते हैं, तो उसको निखारने के लिए उस व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य सौंप दिए जाते हैं, तो वो विधिक व्यक्तित्व के अनुसार आ जाता है। जैसे अब बात आती है कि व्यक्ति शब्द क्या होता है, तो व्यक्ति शब्द को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन,
और पर्सन को लैटिन मैक्सिम में क्या बोलते हैं? पर्सोना बोलते हैं। और पर्सोना मतलब क्या होता है? पर्सोना मतलब होता है मुखौटा, जो मुकुट लगाते हैं चेहरे पे, ये होता है। जैसे अब यह था कि व्यक्ति ये शब्द कहाँ बताया गया है? कहाँ पे बताया गया व्यक्ति शब्द? व्यक्ति शब्द को भारतीय दंड संहिता जो 1860 है हमारा आईपीसी, उसमें सेक्शन 11 में बताया गया है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत ना केवल व्यक्ति आते हैं, अर्थात उसमें निगम या कंपनी भी आती है। ये बताया गया, आप लोग उस पर भी देख लीजिएगा। इस बहाने आप लोग वो भी एक आईपीसी का सेक्शन आपको याद हो जाएगा, वो भी आप लोग खोल लेंगे। तो वहां पे क्या बताया गया है? सेक्शन 11 में व्यक्ति शब्द को बताया गया है। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत व्यक्ति तो आता ही है, इसके अंतर्गत जो कंपनी या निगम भी आते हैं वो भी आते हैं। अब ये आता है कि जैसे हम लोग ये कहेंगे, क्या विधिक व्यक्तित्व हम किसको मानेंगे? क्या सबको मानेंगे? आप लोग के जहन में जो ये क्वेश्चन आता होगा, क्या विधिक व्यक्तित्व हम सबको मानेंगे? नहीं, विधिक व्यक्तित्व हम सबको नहीं मानेंगे। देखिए, पहले के ज़माने में, जो हम प्राचीन काल के ज़माने में चलते हैं, वहाँ पे क्या हुआ करता था कि जब कोई व्यक्ति, जैसे कुछ पॉइंट हुआ करते थे कि जैसे दास, सन्यासी या गर्भस्थ शिशु को विधिक व्यक्तित्व नहीं माना जाता था। क्यों नहीं माना जाता था? जैसे हम दास की बात करते हैं, पहले क्या था कि जब प्राचीन काल में, जब पहले के ज़माने में राजा महाराजा रहा करते थे, तो वो क्या हुआ था, पहले तो ना कोई ये फैन था, ना तो कोई कूलर था, ना कोई एसी थी। पहले क्या हुआ करता था कि उस राजा को एक दास जो पीछे हुआ करता था, एक हवा के लिए एक जो लंबा वाला फैन हुआ करता था, एक पंखा हुआ करता था, उसको हाँकने के लिए वो क्या ऐसे 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 हाँकता रहता था, मतलब वो डुलाता रहता था पीछे से। तो उसमें क्या होता कि जो दास होता है, ये खरीदे और बेचे जाते थे। तो पहले के ज़माने में इसको विधिक व्यक्तित्व नहीं माना जाता था। अब बात यह आती दूसरा पॉइंट कि जो सन्यासी होता है, क्या सन्यासी भी विधिक व्यक्तित्व माना गया है? सन्यासी पहले के ज़माने में वो भी विधिक व्यक्तित्व नहीं माना जाता था। क्यों नहीं माना जाता था? इसलिए नहीं माना जाता था क्योंकि सन्यासी जो हुआ करता था, वो क्या था कि उसको अधिकार और कर्तव्य से किसी से भी कुछ मतलब नहीं था। वो क्या करता था, वो एक कहीं सन्यास, उसको कोई किसी से कुछ मतलब नहीं होता था, वो सन्यास ले लेता था, उसके भी विधिक व्यक्तित्व नहीं था। तीसरा पॉइंट आता है, क्या ये जो गर्भस्थ शिशु होता है, इसको भी विधिक व्यक्तित्व नहीं माना जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में नहीं माना जाता है, अब के ज़माने में, पहले के ज़माना और जो अब का ज़माना है वो काफ़ी बदल गया है, चेंज हो गया है। तो पहले के ज़माने में गर्भस्थ शिशु को विधिक व्यक्तित्व नहीं मानते थे, लेकिन अब के ज़माने में गर्भस्थ शिशु को विधिक व्यक्तित्व मानते हैं। देखिए, कुछ सेक्शन में इसका एग्जाम्पल दिया गया है। हमारे अन्य लॉ में गर्भस्थ शिशु को अधिकार और कर्तव्य के अनुसार उसको बताया गया है, उसको राइट प्रदान किए गए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सीआरपीसी सेक्शन 416 में क्या बात करता है? देखिए, 416 में सीआरपीसी सेक्शन में बात ये करता है, अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग बताइए, नहीं याद है देखिए हम ही बताते हैं। 416 में ये बात करता है कि जब कोई महिला, किसी महिला को मृत्युदंड दे दी जाती है और वह महिला गर्भस्थ शिशु होती है, तो उस महिला को हाई कोर्ट के द्वारा उस महिला को जो सज़ा दी गई है मृत्युदंड, उसको आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाता है। 416 सीआरपीसी सेक्शन यही बात करता है। आप लोग जरूर 416 खोलिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो वहां कौन सा न्यायालय तब्दील करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहां पे अकेले जो 416 है ये हाई कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है तब्दील, ये इतना याद रखिएगा। यहां हाई कोर्ट करता है और कोई न्यायालय नहीं कर सकता है। अब बात यह आती है कि गर्भस्थ शिशु के बारे में और भी कहीं अन्य लॉ में भी बताया गया है, जैसे हमारा भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी होता है 1860, इसके अनुसार भी बताया गया है सेक्शन 312 और 313, इसमें कहा गया कि यदि कोई स्त्री गर्भास्थान करती है तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए भी कुछ प्रावधान अलग अलग सेक्शन में किए गए हैं, उसको दंड के लिए बताया गया है, जैसे 312 और 313 में और अन्य लॉ में भी बताया गया है। तो उसको बचाने के लिए ही ये प्रावधान किए गए। अब देखिए, ये हम लोगों ने समझा, समान नियम समझा कि विधिक व्यक्तित्व क्या होता है। अब दूसरा, पहला पॉइंट आता है परिभाषा। परिभाषा किस ज्यूरिस ने क्या क्या बताया है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सामन कहते हैं कि व्यक्ति से तात्पर्य किसी ऐसे प्राणी से है, इसको जरूर याद करिएगा कि व्यक्ति से तात्पर्य किसी ऐसे प्राणी से है जिसे विधि के अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है। ये याद रखिएगा, जहां अधिकार और कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाएगा, ये सामन महोदय कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, ग्रे क्या कहते हैं, ग्रे कहते हैं कि व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है, एंटिटी है, जिस पर कर्तव्य और अधिकार अधिरोपित किए जा सकते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित किए जाते हैं। तो यहां क्या बताया गया, यहां अधिकार और कर्तव्य, इसमें ग्रे के डिफिनेशन में बताई गई है। और सामन के ग्रे से, सामन के परिभाषा में क्या बताया गया था कि अधिकार या कर्तव्य। तो ये एक आप लोग के लिए ट्रिक है, आप लोग उसको याद करने के लिए जहां या शब्द आ जाए तो वहां कौन आएंगे, वहां सामन महोदय आएंगे। और जहां अधिकार और कर्तव्य, जहां और शब्द जुड़ जाए वहां कौन आएंगे, वहां ग्रे आएंगे। ग्रे ने कहा है। ऑस्टिन कहते हैं कि अवस्था अथवा परिस्थिति से विशिष्ट मनुष्य ही व्यक्ति है। ये कौन कहता है, ये ऑस्टिन कहते हैं। तो इस परिभाषा को हम लोगों ने समझा। अब आता है विधिक व्यक्तित्व के प्रकार। देखिए, विधिक व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति और दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्ति। प्राकृतिक व्यक्ति को हम बोलते हैं जैसे जो हाल, जान, मांस, खून का संचालन जिस व्यक्ति पे चलता है वो एक प्राकृतिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य क्या है, ये एक प्राकृतिक व्यक्तित्व है। अब आता है कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्तित्व के अनुसार जैसे निगम या कंपनी आती है, जैसे सरिया, ईंट, गारा या सीमेंट के अनुसार किसी एक बड़ा बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, तो वो एक स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वही एक निगम या कंपनी के अनुसार आते हैं। वो एक कृत्रिम व्यक्ति के अनुसार आता है, उसको हम कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं। जैसे निगम या कंपनी, तो ये समझते हैं। अब बात ये आती है कि जो निगम होता है, ये निगम जो होता है इसमें बताया गया था, एक केस आया था, इम्पोर्टेड केस आया था। इस केस को आपकी मुलाकात कंपनी लॉ में भी हुई होगी। इस केस के बारे में देखिए, ये केस है सलोमन वर्सेस सलोमन। इस केस को बोलते हैं सलोमन वर्सेस सलोमन। ये केस को आप लोग कंपनी लॉ में भी इसकी मुलाकात आप लोगों की हुई होगी। इसको बोलते हैं कि जो निगम होता है,
इसको विधिक व्यक्तित्व माना गया है। इस केस में कहा गया था सलोमन वर्सेस सलोमन के बारे में। अब जो निगम होता है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला का क्या आता है? पहला आता है कि समाहित निगम। समाहित निगम को बोलते हैं कॉरपोरेशन एग्रीगेट बोलते हैं। दूसरा क्या आता है? एकल निगम, कॉरपोरेशन सेल बोलते हैं, ये आ जाता है। अब समाहित निगम क्या होता है? समाहित निगम वह होता है जो व्यक्तियों का समूह जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है, वो एक समाहित निगम होता है। जैसे किसी व्यक्तियों का एक समूह होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो एक स्थापित किया जाता है, तो वो एक समाहित निगम आ जाता है। जैसे एक कंपनी आती है या निगम आते हैं, इसमें देखिए जैसे लिमिटेड कंपनियां आ जाती हैं। दूसरा है कंपनी या निगम के आवरण को हटाना या पर्दा या घूंघट का हटाना है। इस केस में एक केस आया था, इसमें कहा गया था कि कंपनी या निगम के आवरण को हटाना या पर्दा या घूंघट हटाना होता है। इस केस का नाम है डेमलर कंपनी लिमिटेड कॉन्टिनेंटल टाइल एंड रबर कंपनी। इस केस को आप लोग याद करिएगा, ये केस वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है एकल निगम। एकल निगम क्या होता है? कॉरपोरेशन ऑफ, ये कॉरपोरेशन सेल बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें कहा गया है एक समय में एक ही व्यक्ति होता है, पद पर बैठने वाले आते और जाते रहते हैं। जैसे इंग्लैंड के सम्राट। और एकल निगम में कौन आता है? एकल निगम में हमारा भारत का राष्ट्रपति आते हैं। इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए जो निगम के अनुसार, जो समाहित निगम या एकल निगम के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो किसके अनुसार आता है? तो इसमें आप लोग ये कहिए ये एकल निगम के अनुसार आता है, ये एकल निगम के अनुसार आता है। जैसे इंग्लैंड और सम्राट का राजा, ये हम लोगों ने समझ लिया इसके बारे में। अब बात ये आती है तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कि विधिक व्यक्तित्व में कौन कौन आते हैं। ये देखेंगे कि विधिक व्यक्तित्व कौन कौन आता है। देखिए विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में कौन कौन आता है। पहला राष्ट्रपति, ये एक विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है। दूसरा विश्वविद्यालय, ये भी एक विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है। तीसरा निगमित कंपनियां, ये भी आता है। चौथा रजिस्ट्रीकृत समितियां विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है, ये भी आता है। विश्वविद्यालय के कुलपति का पद, ये भी विधिक व्यक्तित्व के श्रेणी में आता है। LIC, RBI, बैंक, रेलवे, ये भी एक विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है। मंदिर, अस्पताल, ये भी विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में आते हैं। भारत संघ व राज, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए, PCSJ के क्वेश्चन है। भारत संघ व राज, ये एक विधिक व्यक्तित्व में आते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता, ये एक विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। जो संयुक्त हिंदू परिवार का जो कर्ता होता है वो कौन होता है? वो एक संयुक्त हिंदू परिवार का जो मालिक होता है, जो एक ऑनर होता है, उसको संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता, ये एक विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आता है। परंतु यहाँ याद रखिएगा, यहाँ परंतु लगा है, परंतु केवल संयुक्त हिंदू परिवार नहीं आएगा विधिक व्यक्ति विधि के अंतर्गत, ये आप लोग याद रखिएगा। मूर्ति को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। इसमें एक केस आया था
प्रेमनाथ वर्सेस प्रद्युम्न, इस केस में यह कहा गया था कि जो मूर्ति होती है उसको एक विधिक व्यक्तित्व प्रदान है, वो एक विधिक व्यक्ति के अंतर्गत श्रेणी में आती है। इस केस में कहा गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। गुरु ग्रंथ साहिब एक विधिक व्यक्ति है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में ये कहा गया था कि जो गुरु ग्रंथ एक विधिक व्यक्ति है, केस का नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा। जहां गुरुद्वारा आ जाए, ये गुरुद्वारा और गुरु ग्रंथ, ये आप लोग ट्रिक है पकड़ने की। आप लोग जब MCQ देंगे तो आप लोग इससे पकड़ लेंगे। तो इसमें शिरोमणि गुरुद्वारा वर्सेस सोमनाथ दास आ जाएगा। इस केस में कहा गया था कि गुरु ग्रंथ साहिब एक विधिक व्यक्ति है, ये कहा गया था। ये हम लोगों ने समझ लिया कि विधि व्यक्ति की श्रेणी में कौन कौन आता है। क्या हमने पढ़ा? राष्ट्रपति आता है, विश्वविद्यालय आता है, निगमित कंपनियां आती, रजिस्ट्रीकृत समितियां आती, विश्वविद्यालय के कुलपति आते हैं, LIC, RBI, बैंक, रेलवे भी आता है, मंदिर अस्पताल भी आ जाता है, भारत संघ व राष्ट्र भी आ जाता है, संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता आता है, परंतु केवल संयुक्त हिंदू परिवार नहीं आता है। मूर्ति को विधिक व्यक्तित्व मानते हैं। ये प्रेमनाथ वर्सेस प्रद्युम्न का केस आया था। गुरु ग्रंथ साहिब विधिक व्यक्तित्व है, ये भी बोला गया है। ये एक शिरोमणि गुरुद्वारा वर्सेस सोमनाथ में बोला गया था। तो ये सब क्या आता है? ये विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब आता है कौन विधिक व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखिए चौथा नंबर, जो मृत मनुष्य होता है, इसको विधिक व्यक्ति के अंतर्गत नहीं माना गया है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि जो विधिक व्यक्ति होता है उसको विधिक व्यक्ति के अंतर्गत नहीं कहा गया। जैसे कुछ अन्य लॉ हैं जहाँ पे इसको बताया गया कि वहाँ पे अगर कोई किसी मृत मनुष्य की डिफामेशन करता है, मान हानि करता है, तो उसमें उसको पनिशमेंट बताया गया है। जैसे कि 499 IPC पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें मान हानि के बारे में बताता है, डिफामेशन के बारे में बताता है, और उस पे भी इसमें जो दंड दिया गया, पनिशमेंट भी दिया गया, उसकी भी प्रावधान दिया गया है सेक्शन 500 IPC में। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो मृत मनुष्य होता है उसके हम मान हानि या कोई डिफामेशन, उसके कोई अधिकार ही नहीं होते हैं उसके। जैसे ये नहीं हो जाता, जो व्यक्ति आता है वो आने के अनुसार वो अपने अधिकार और कर्तव्य तो लेके आता है, और जब जैसे वो मृत हो जाता है वैसे वो अपने अधिकार और कर्तव्य को वैसे ही लेके चला जाता है। तो उसके भी कुछ राइट बताए गए हैं। जब जैसे हम लोग पढ़ेंगे 499 और 500 मान हानि, तो उसमें भी कहा गया कि इसके कुछ राइट अधिकार हैं। तो इसमें क्या होता है कि मृत मनुष्य नहीं आता है। जो पशु होते हैं इसको भी विधिक व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना गया है। संघ लोक सेवा आयोग को विधिक व्यक्तित्व नहीं माना गया है, परंतु ये याद रखिएगा, परंतु लगा है यहाँ पे, परंतु ये याद रखिएगा, ये लगा है परंतु सचिव संघ लोक सेवा आयोग है, ये एक विधिक व्यक्तित्व माना गया है। मस्जिद को विधिक व्यक्तित्व प्राप्त नहीं है। इस केस में कहा गया था, मस्जिद शहीद गंज के केस में कहा गया था। ये केस इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को विधि व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। ये विधिक व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना गया है। तो ये देखिए, अब इसको याद करने का एक ट्रिक है। अगर आप लोग इसको पढ़ने से समझने में ट्रिक अगर अच्छी लगती है तो देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं। पहले देखिए हमने वो क्या पढ़ा कि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में कौन कौन आता है। देखिए पहले विधिक व्यक्ति की श्रेणी में राष्ट्रपति तो आता है, इतना तो आप लोग मान लीजिए। इसके बाद क्या होता है कि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में कौन कौन नहीं आता है। तो जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, ये विधिक व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब आता है कि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में मंदिर आता है लेकिन मस्जिद नहीं आता है। तो याद करने का एक ग्राफ बना लीजिए। इसमें एक राष्ट्रपति तो आते हैं पर इसमें प्रधानमंत्री नहीं आता है।
विधिक व्यक्तित्व में। और मंदिर इसमें देखिए है विधि व्यक्ति की श्रेणी में, पर मस्जिद इसमें नहीं है। इसमें देखिए जैसे कि ये विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय का जो कुलपति का पद है, ये दोनों एक विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये मैंने आज हम लोगों ने पढ़ा ज्यूरिस्टिक्स पर्सनालिटी के बारे में, विधिक व्यक्तित्व के बारे में आज हम लोगों ने समझा। अब इसका अगला लेक्चर जो होगा वो निगमित व्यक्ति के विभिन्न सिद्धांत, ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे।